हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमर सिंह, प्राध्यापक अर्थशास्त्र, आपका मेरे चैनल साथ स्टडी एट होम पर स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से आपको अर्थशास्त्र जैसा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट ऑनलाइन करवाया जाएगा। अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो ये रोजगार से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। सरकारी क्षेत्र में इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, प्लानिंग कमीशन, नाबार्ड, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और जितने भी बैंक्स हैं उनमें इस सब्जेक्ट से संबंधित जॉब्स आपको मिलेंगी। और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट और डाटा एनालिस्ट के रूप में भी आपको रोजगार के अवसर मिलते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से हम अपने सब्जेक्ट को आपके लिए आसान बनाएंगे, उपयोगी बनाएंगे और उम्मीद है कि ये जो प्रयास है वो आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो अपेक्षित हैं, आप उनको भेज सकते हैं। धन्यवाद। तथा पैमाने के प्रतिफल, जो 6th चैप्टर हमने किया था, 6th चैप्टर में हमने किया था उत्पादन फलन क्या है, और उस उत्पादन फलन में हमने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उत्पादन फलन किए थे। अल्पकालीन उत्पादन फलन में हमने समझा था कि जिसमें उत्पादन के कुछ साधन परिवर्तनशील तथा कुछ साधन स्थिर होते हैं। ठीक है, यानी कुछ साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है, उनको घटाया और बढ़ाया जा सकता है, और कुछ साधनों को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, वो स्थिर हैं, फिक्स हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन हमने किया था कि यह वह उत्पादन फलन है जिसमें उत्पादन के सभी जो साधन हैं वो परिवर्तनशील होते हैं, यानी कि सभी साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है, कम ज्यादा किए जा सकते हैं। इन दोनों के बीच में हमने अंतर भी किए थे। तो अब ये जो हमारा अध्याय है कारक के प्रतिफल तथा पैमाने के प्रतिफल, तो अगर आप ये चीज याद कर लें कि जहां पे कारक आएगा वो अल्पकाल है, अल्पकाल, और जहां पैमाना आएगा वो क्या है, दीर्घकाल। ठीक है ना। तो ये अगर आप याद कर लेते हैं तो ये आधा चैप्टर तो आपका वैसे ही क्लियर हो जाता है। अब प्रतिफल का मतलब क्या है? प्रति, यानी कि प्रति का मतलब होता है एक एक, फल का मतलब रिजल्ट। तो जब हम कारक एक एक कारक लगाएंगे तो उस एक एक कारक को लगाने से क्या फल मिलेगा, और फल किसके रूप में मिलेगा? उत्पादन के रूप में। वो उत्पादन हमारा बढ़ेगा, स्थिर रहेगा या कम होगा। ठीक है, उसी को हम क्या कह रहे हैं? प्रतिफल। इधर भी पैमाने के प्रतिफल। अब पैमाना क्या है? पैमाना होता है माप। अगर मैं आपको पैमाना क्या है, ये एक माप है, एक मान लेते हैं गिलास है। ठीक है, अगर ये पैमाना हमारा सिर्फ यहां तक भरा हुआ है, मान लो ये गिलास है, सिर्फ यहां तक भरा हुआ है, ठीक है, तो इसमें कम है। अगर इसको हम और ऊपर तक भर देंगे तो इसमें ज्यादा पानी आ जाएगा। ठीक है, या मेरा ये जो गिलास है, ठीक, ये गिलास, मैं इसको अपने उत्पादन की वो मान लेता हूं, मेरी फैक्ट्री जो है वो इतनी है, तो मेरे गिलास में मैक्सिमम इतना ही पानी आ सकता है। ठीक है, तो मेरी इससे संतुष्टि हो जाएगी, जो मेरी जो मुझे प्यास लगी हुई है। लेकिन अगर मैं अपने पैमाने को बढ़ा लूं, जैसे दूध के मामले में कर लेते हैं हम, पानी के मामले में तो चाहे छोटा रह जाए पैमाना, दूध के मामले में हम सोचते हैं कि ज्यादा मिल जाए। तो अब क्या है, ये पैमाना मेरा बढ़ गया। पैमाना बढ़ने का मतलब क्या है? मेरा माप बढ़ गया। ठीक है, तो अब जब माप बढ़ेगा तो संतुष्टि भी ज्यादा होगी। अब आप कहीं पे गए तो अगर आपको वो बड़ा गिलास दूध का दे देंगे, तो जैसे पहले होता था, जो रिश्तेदारी में जाते थे तो कहते थे भाई पानी का गिलास तो छोटा हो, दूध का गिलास बड़ा हो। तब जब पैमाना आपका बड़ा हो गया तो उसका फल भी आपको बढ़िया मिला। दूध का बड़ा गिलास देख के आप खुश हो गए कि मजा आ गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये प्रतिफल किसका हुआ? पैमाना बढ़ने का। जो आपको ज्यादा संतुष्टि हुई वो किसका रिजल्ट है, वो किसका फल है? वो फल किसका है?
जो पैमाना आपका बढ़ गया, आपके गिलास जो है दूध का वो बढ़ गया। छोटे गिलास में इतने से गिलास में दे देते आपको, तो आपके तो वो आदमी तो जाड़ों में रह जाता, ठीक है, कह देते हैं ना, तो नीचे तो पहुंचता ही ना, वो बीच में नली में ही रह जाता। लेकिन पैमाना बढ़ गया तो आपकी संतुष्टि भी बढ़ गई। तो ऐसे ही फैक्ट्री में कि जब हमारी फैक्ट्री छोटी है तो सीधी सी बात है कि उससे उत्पादन भी कम होगा, ठीक है। और जब फैक्ट्री ही हमने बड़ी कर दी, यानी पैमाना ही बढ़ा दिया, पूरा आकार ही बढ़ा दिया उसका, जो हमारे उत्पादन के साधन थे, जैसे पूंजी भी बढ़ गई हमारी, भूमि इस पर वो स्थान भी बढ़ गया, ठीक है, उसमें मजदूर भी अब ज्यादा लगा सकते हैं। तो अब सारा का सारी चीजें हमारी बढ़ गई, यानी कि उसका आकार बढ़ गया, तो उसका पैमाना बढ़ गया, आकार बढ़ गया। पैमाना यानी कि हम आकार भी समझ सकते हैं कि आकार, हमारी फैक्ट्री का आकार बढ़ गया। तो जब हमारी फैक्ट्री का आकार बढ़ेगा तो उससे होने वाला उत्पादन भी ज्यादा होगा। जब उत्पादन ज्यादा होगा तो सीधी सी बात क्या है कि हमें लाभ भी ज्यादा होने की संभावना है। अब अल्पकाल में हमारा पैमाना नहीं बढ़ा, पैमाना उतने का उतना है। इसको हम खेत से समझ सकते हैं कि हमारा ये खेत है, खेत हमारे पास एक ही है। अब इस खेत पे, इसी खेत से हमें अपना उत्पादन लेना है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इस पर मजदूर लगाकर, खेत तो हम नया नहीं खरीद सकते अभी, ठीक है, जितना है उतने का उतना वो हमारा खेत है। लेकिन उस खेत पर हम अगर मजदूरों की संख्या बढ़ा दें, भाई 1 मजदूर, 2 मजदूर, 3 मजदूर, तो शुरू में जब मजदूर लगाएंगे तो उससे मिलने वाला फायदा बढ़ेगा। लेकिन एक संख्या के बाद जब हम मजदूर लगाएंगे तो उससे मिलने वाला फायदा क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, और धीरे धीरे क्या पता वो नेगेटिव में भी चला जाए, वो आके लड़ाई झगड़े करवा दे। तो अल्पकाल में जहां पर हम अपना पैमाना नहीं बढ़ा सकते, आकार हम नहीं बढ़ा सकते, वहां पर हमारा जो उत्पादन लेने का या उत्पादन बढ़ाने का जरिया क्या है कि जो साधन परिवर्तनशील है उसी साधन की इकाइयों को बढ़ा लिया जाए। अब यहां पर हमारे पास जो परिवर्तनशील साधन है वो कौन सा है, हमारे पास यहाँ श्रम की इकाइयां हैं। भूमि की इकाइयां तो उतनी की उतनी है, लेकिन जो श्रम की इकाइयां हैं वो हमारे पास परिवर्तनशील है, हम उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो हमने अपनी इकाइयों में परिवर्तन किया और उससे देखेंगे कि जो वो हम मजदूर लगा रहे हैं अपनी इस भूमि पर, तो उससे हमें क्या क्या फायदा मिल रहा है। अगर तो वो फायदा बढ़ता हुआ मिल रहा है तो कारक के, साधन या कारक के प्रतिफल बढ़ते आएंगे। अगर वो समान है तो समान, और अगर घटते हैं तो घटते हैं। तो पहले क्या हुआ, साधन या कारक के प्रतिफल। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि परिवर्तनशील कारक की इकाइयों को बढ़ाने या कम करने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होगा वो क्या है, साधन के या कारक के प्रतिफल। तो जहां पर भी साधन और कारक आया तो आपके ध्यान में क्या आना चाहिए, अल्पकाल, अल्पकाल, ठीक है। तो 3 है इसके, कारक के बढ़ते प्रतिफल, कारक के समान प्रतिफल, कारक के घटते प्रतिफल। पहले हम देखेंगे कारक के बढ़ते प्रतिफल। तो कारक के बढ़ते प्रतिफल क्या है, परिवर्तनशील कारक का सीमांत उत्पाद बढ़ता है। जैसे जैसे आप मजदूर लगाएंगे इसी 1 एकड़ जमीन पर जो आपके पास स्थिर है, दी हुई है, तो आपको उस एक एक मजदूर को लगाने से जो मिलने वाला फायदा है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहां पर इस तालिका से हम इस बात को समझते हैं, पहला मजदूर लगाया, ये भूमि की 1 इकाई है, 1 एकड़, पहला मजदूर लगाया तो उससे हमें 4 क्विंटल का उत्पादन मिला, ठीक है। तो उसका सीमांत उत्पाद क्या हुआ, 4। दूसरा मजदूर लगाया हमने, दूसरा मजदूर लगाने से हमारा जो कुल उत्पादन हो गया वो बढ़कर हो गया 10। तो यानी कि दूसरे मजदूर ने कितना किया, पहले वाले ने तो 4 किया था, दूसरे ने कितना किया, 6 का अंतर आया ना यहाँ पे, तो यहाँ पर 6। तीसरा मजदूर फिर लगाया हमने, तीसरे मजदूर लगाने से हमारा उत्पादन और बढ़ा, तो ये 10 से 18 हो गया, यानी कि तीसरे मजदूर ने कितना दिया, 8, 18 माइनस 10, 10 तो दूसरे वाले तक था। फिर चौथा मजदूर और लगा लिया, चौथा मजदूर लगाने से अब हमारा उत्पादन बढ़कर हो गया 28 क्विंटल। अब 28 माइनस 18 कितना हो गया, 10। पांचवा मजदूर जब लगाया तो उससे हमारा उत्पादन बढ़कर हो गया 40 क्विंटल, और 40 क्विंटल में से अगर 28 निकालेंगे तो इस 5वें मजदूर का जो योगदान है, ठीक है ना, वो कितना है, 12।
तो ये हमें फल मिल रहा है, प्रतिफल है ना, ये देखो प्रति एक, प्रति का मतलब एक होता है, ठीक है। तो प्रति एक ये हमने लगाया, इससे फायदा 4 प्रति, यानी कि दूसरा मजदूर लगाया तो एक है ना 6 प्रति, ये फल है इसका। ये प्रति 3 यानी कि एक लगाए तो मजदूर एक है तो तीसरा, लेकिन है तो अकेला मजदूर भाई, ये अकेला है, ये अकेला है, ये अकेला, टोटल मिला के तीसरा है, ठीक है ना। तो टोटल मिला के तीसरा है, तो इसका फल कितना मिला 8 प्रति, यानी कि एक मजदूर और लगाया तो इसका फल कितना मिला 10 प्रति, यानी कि एक मजदूर और लगाया तो इसका फल कितना मिला 12। तो इस प्रकार से प्रतिफल है ये, पहले का उत्पादन में योगदान 4, दूसरे का 6, तीसरे का 8, चौथे का 10 और पांचवे का 12। तो अगर आप देखें तो इनका जो सीमांत उत्पाद है वो बढ़ रहा है। हर जो आने वाला मजदूर है वो पहले मजदूर के बजाय के मुकाबले ज्यादा उत्पादन का योगदान दे पा रहा है। तो इस प्रकार ये सीमांत उत्पादन इसका बढ़ता जा रहा है, टोटल उत्पादन, सीमांत उत्पादन। इसी को हम देखते हैं डायग्राम से। तो यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यानी कि जो परिवर्तनशील कारक है उसकी जो मात्राएं हैं, और इधर हमने लिया टोटल प्रोडक्ट। ऐसे ही हमने दूसरा लिया यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, वही परिवर्तनशील कारक की इकाइयां, और मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि एमपी। तो हमने ये एमपी बनाया, ये बढ़ रहा है ना लगातार, देखो यहां से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये बना दिया। ऐसे ही हमारा टीपी भी बढ़ रहा है, यानी कि बढ़ती दर से, इसको हम बढ़ना कहते हैं। ये डायग्राम हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, जो हमने 6th लेसन में जो हमने डायग्राम बनाया था वही डायग्राम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें 6th लेसन में कि वो हमारा डायग्राम कैसा था कि ये जो पहली अवस्था है, यहाँ से ये नीचे से ऊपर की तरफ एकदम से जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं बढ़ती दर से, बढ़ती दर से बढ़ना, ठीक है। तो बढ़ती दर से बढ़ना। अब यहां पर जो एमपी की स्थिति है वो क्या है, देखो लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहां पर आप देखें कि जो एमपी है वो अधिकतम होकर फिर नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। तो वो हम अगली अवस्था में देखेंगे। और जहां पर एमपी 0 है वहां पर जो टीपी है हमारा अधिकतम है। अब बात यह है कि कारक के बढ़ते प्रतिफल के पीछे कारण क्या है। तो इन कारणों को समझना बड़ा आसान है। पहला है स्थिर कारक का, पहला है स्थिर कारक का पूर्ण उपयोग होने लगता है, जिसके कारण परिवर्तनशील कारक का सीमांत उत्पाद बढ़ता जाता है, जिससे कुल उत्पादन में भी बढ़ती दर से वृद्धि क्यों होने लगता है। मान लो जैसे यहाँ पर हमने लिया एक मशीन है, उस पर 5 आदमी काम करने जरूरी हैं, ठीक है। यानी कि वो मशीन 5 आदमियों के लिए बनी है। उस पे हम जब कम मजदूर लगाएंगे, ठीक है, तो सीधी ही बात है कि एक मजदूर, अगर एक मजदूर बेचारा सारे उस पे 5 आदमियों का काम वो एक अकेला करेगा, तो सीधी सी बात है कि उत्पादन शुरू में कम होगा। लेकिन जैसे जैसे हम मजदूरों को बढ़ाते चले जाएंगे, तो अब जो मजदूर हैं वो काम अपना अपना करने लगेंगे, तो इसलिए उनका जो उत्पादन है वो बढ़ता चला जाएगा। दूसरा है जो परिवर्तनशील कारक है, परिवर्तनशील कारक की कुशलता में वृद्धि, ठीक है। अब वो एक मजदूर बेचारा वो पहले इधर भागता फिर उधर भागता, उस मशीन के ऊपर चारों तरफ भागता हो, तो सीधी सी बात है कि उससे मिलने वाला जो उत्पादन है वो कम होता, ठीक है ना। लेकिन अगर वो अब सभी मिलकर काम करेंगे वो, तो सीधी ही बात यह है कि उसको दौड़ भाग कम करनी पड़ेगी और उन सब का जो मिला जुला उत्पादन होगा वो पहले के मुकाबले ज्यादा होगा। तो यानी कि उस परिवर्तनशील कारक की कुशलता में वृद्धि होने लगेगी। और तीसरा है उचित समन्वय, उचित
समन्वय के स्थिर कारक और जो परिवर्तनशील कारक है उसके बीच में जो कार्य कुशलता है वो बढ़ने लगेगी, समन्वय बढ़ने लगेगा। 5 मजदूरों का काम तो 5 ही करेंगे उस मशीन के ऊपर। अगर कम मजदूर लगाएंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी रहेगी। अगर आपने वो पहले देखी हो मशीन जो गेहूं निकालती थी, उस मशीन पर जितने लोगों की जरूरत है अगर उससे कम होंगे तो क्या होगा। मान लो एक ऊपर उसमें वो डालता था गेहूं, एक जो गेहूं के भार है वो उठा के लाता था, ठीक है, एक उसके गेहूं आगे से हटाता था, ठीक है, एक भारों को उठवाता था। तो कम से कम 4 या 5 लोगों की आवश्यकता थी। तो अगर एक ही व्यक्ति को वहां पर लगा दिया जाए, पहले वो गेहूं के भार उठा के लाएगा नीचे उतर के, फिर वो उसमें गेहूं डालेगा, मान लो जो गेहूं काटी हुई है, ठीक है, फिर वो नीचे उतरेगा, फिर वो उसको गेहूं को वहां से हटाएगा, फिर वो दोबारा से गेहूं के भार उठा के लाएगा, तो वो इसी चीज में उलझ के रह जाएगा। तो इसलिए उन सभी साधनों में उचित समन्वय तभी हो सकता है जब उस पर जितने लोगों की आवश्यकता है उतने लोगों को लगा दिया जाए, ठीक है। तो इसलिए कारक के बढ़ते प्रतिफल मिलते हैं। आगे देखेंगे हम कारक के समान प्रतिफल और कारक के घटते प्रतिफल। अगला है इसमें हमारा कारक के समान प्रतिफल। कारक के समान प्रतिफल, इसकी डेफिनेशन देखेंगे पहले कि इसमें परिवर्तनशील कारक का सीमांत उत्पाद समान रहता है। यानी कि सीमांत उत्पाद यानी प्रत्येक जो आगे मजदूर लगाया जाएगा, परिवर्तनशील कारक लगाया जाएगा, उसका जो उत्पाद है, जो उसका योगदान है वो समान रहेगा, वो नहीं बढ़ेगा। हालांकि जो कुल उत्पाद है वो बढ़ता रहेगा समान गति से। ये जो फेज है ये बहुत कम समय के लिए जो पूरी उत्पादन प्रक्रिया उसमें बहुत कम समय के लिए आती है, ठीक है। तो इसको जो हमारा डायग्राम है यहाँ पर जिसमें हम तीनों को इकट्ठा दिखाते हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा समय तक हम इसमें नहीं दिखा सकते, नोटिसेबल ये नहीं होती। तो यहाँ पर लेकिन हमें एक कंसेप्ट को समझना है। तो कारक के समान प्रतिबल, भूमि की इकाइयाँ एज इट इज वही 1 एकड़ जमीन लेंगे हम। श्रम की इकाइयाँ 1 2 3 4 5 हमने लगाए मजदूर। और कुल उत्पाद जो है, अब ये सिर्फ हमें ये समझना है कि सीमांत उत्पाद समान रहने का मतलब क्या है और कारक के समान प्रतिफल का मतलब क्या है, उसके हिसाब से हम समझेंगे। अब ये पहले वही मत समझ लेना कि 5 मजदूर तो हमने पीछे लगाए थे, ठीक है। वो 5 मजदूर हमने लगाए थे, वो हमने समझने के लिए लगाए थे कारक के बढ़ते प्रतिफल। अब हम ये दोबारा आपको 5 मजदूर लगा के दिखा रहे हैं, जिससे हम ये समझाएंगे आपको कि ये कारक के समान प्रतिफल का मतलब क्या है। अब ये उनको मत समझ लेना कि वो 5 के बाद यहाँ पर छठा मजदूर आना चाहिए था। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया है कि समान प्रतिफल का मतलब क्या है। तो कुल उत्पाद पहले मजदूर के आने से 5, 2 मजदूरों से 10, 3 मजदूरों से 15, 4 से 20 और 5 से 25। तो अब देखें तो पहले का 5, 10 में से 5 गए 5, तीसरे का 15 में से 10 गए 5, चौथे का 20 में से 15 गए 5 और पांचवें का 25 में से 20 गए तो 5। तो इस प्रकार इन 5 मजदूरों का जो सीमांत उत्पादन है यानी कि योगदान है वो सिर्फ 5 क्विंटल है, 5 क्विंटल है, ठीक है ना। 5 का मिलके कितना बन गया 25 क्विंटल। तो ये है परिवर्तनशील कारक का सीमांत उत्पाद समान रहता है। अब टोटल प्रोडक्ट तो देखो बढ़ रहा है, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट देखिए आप, पहले 5 था, फिर 10 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 25 हो गया। तो ये देखो सीधी लाइन है, ऊपर की ओर उठ रही है। तो ये एक एक मजदूर का 5 का जो हमारा ये 45 डिग्री की लाइन मिलेगी आपको, ठीक है ना। जब यहाँ पर जो परिवर्तन होगा वही समान दिशा का जो समान परिवर्तन है वो इस साइड हो जाएगा। 1 का परिवर्तन यहाँ हुआ, 5 का परिवर्तन यहाँ, 1 का परिवर्तन यहाँ, 5 का परिवर्तन यहाँ। तो ऐसे करते करते हम जब यहाँ 5 की इकाइयाँ लेंगे, यहाँ 1 की इकाइयाँ लेंगे, तो ये 45 डिग्री का ही कोण आपके पास बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा एमपी है दूसरा, अगर हम डायग्राम देखें, ये भी सीधी लाइन है, ये OX अक्ष के समानांतर है। यानी कि समानांतर का मतलब क्या है, समानांतर, ठीक है, समानांतर है ये। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए 5 5 5 5, अगर हम इसको 5 मान लें यहाँ पे,
ठीक है, ये अगर 5 है तो ये 5 5 ही चल रहा है आगे। अभी यहाँ पर नहीं मिला है, यहाँ पर ये नहीं मिला, क्योंकि जब 0 इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जब 0 मजदूर लगा रहे हैं हम, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर 0 है, तो उस समय उत्पादन क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, जब मजदूरी कोई नहीं लगाया तो हम यहाँ पर इसको मिला के नहीं दिखाते। ठीक है, यहाँ पर तो ठीक है, जो टीपी है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है कि अगर कोई मजदूर नहीं लगाया तो कुल उत्पादन भी 0 है, लेकिन एमपी इससे हटकर दिखाया गया है। इस डायग्राम से अगर हम समझें इसको, जिसमें टोटल हमने तीनों को इकट्ठा दिखाया हुआ है जो 6 चैप्टर में दिखाया था। ठीक है, और इस 6 चैप्टर में जब हमने इसको दिखाया, यहाँ पर जो हमारा ये थोड़ा सा जो टाइम आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये होगा जब समान प्रतिफल मिलते होंगे, और इसमें ये नहीं दिखा पा रहे क्योंकि इसकी जो दशा होगी वो बहुत कम समय के लिए होगी, तो इसमें ये नोटिसेबल नहीं है, ये नहीं दिखाया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं दिखाया गया, सिर्फ हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि थोड़े समय के लिए जो हमारा कुल उत्पाद है वो समान हुआ है यहाँ पर जाकर, और यहाँ पर इसकी थोड़े समय के लिए ये एक समान गति से बढ़ रहा है। अब ये होता क्यों है, इसके कारण अगर हम देखें तो पहला है स्थिर कारक का अनुकूलतम प्रयोग। पीछे हमने देखा था जब जो कारक के बढ़ते प्रतिफल, वहां पे हमने किया था स्थिर कारक का पूर्ण उपयोग, के भाई जब जितने मजदूर उस पे चाहिए उतने जब तक मजदूर नहीं लगेंगे तो उस स्थिर कारक का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाएगा, उस गेहूं की मशीन का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन जब वो उस पे जितने मजदूर चाहिए वो लग चुके हैं, यानी कि अब उसका अनुकूलतम प्रयोग हो रहा है, सबसे श्रेष्ठ उसका प्रयोग हो रहा है। दूसरा, उससे श्रेष्ठ काम अब नहीं किया जा सकता, उससे ज्यादा अगर हम मजदूर लगाते ही चले जाएंगे तो वो फिर फायदा देने के बजाय क्या देंगे, नुकसान देंगे। अब जितने मजदूर उस पर चाहिए थे वो लगभग हम उतने मजदूर उस पर लगा चुके हैं, इस समय उसका कारक का अनुकूलतम प्रयोग हो रहा है। पिछले उसमें बढ़ते प्रतिफल में हमने किया था स्थिर कारक का पूर्ण प्रयोग, यहाँ है अनुकूलतम, यानी कि उससे बढ़िया कोई प्रयोग नहीं हो सकता। दूसरा, आदर्श कारक अनुपात। आदर्श कारक अनुपात का मतलब क्या है कि स्थिर कारक के साथ परिवर्तनशील कारक का क्या अनुपात है। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ 1 1 है, यहाँ 1 2 है, यहाँ 1 3 है, यहाँ 1 4 है, यहाँ 1 5 है। ठीक है, तो ये कारक अनुपात है इनके बीच में। तो इनके बीच में जो कारक अनुपात है, आदर्श कारक अनुपात, अब हम ले चुके हैं, अब वो स्थापित हो चुका है। अगर इस कारक अनुपात से हम आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद उनके बीच में जो आदर्श का मतलब क्या होता है, सबसे बेहतर स्थिति। तो सबसे बेहतर जो अनुपात है वो आज स्थापित हो चुका है, अब स्थापित हो चुका है। अगर उससे आगे हम अनुपात उनका परिवर्तित करेंगे, आगे परिवर्तनशील कारक की इकाइयों को हम बढ़ाएंगे, तो उनके बीच में ये जो आदर्श कारक अनुपात है ये समाप्त हो जाएगा, और जो उत्पादन है वो बढ़ने की बजाय फिर क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तीसरा, परिवर्तनशील कारक का कुशलतम प्रयोग। अब परिवर्तनशील कारक का भी कुशलतम प्रयोग हो रहा है, क्योंकि जो श्रम विभाजन का मतलब है कि एक काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। तो वो अब जितने बढ़िया हम या जितने अच्छे टुकड़ों में हम उसको बांट सकते थे, जो सबसे श्रेष्ठ श्रम विभाजन था, वो हम प्राप्त कर चुके हैं। इस समय हमारे परिवर्तनशील कारक का भी कुशलतम प्रयोग हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि गेहूं की मशीन पर मान लो 5 या 6 या 7 लोगों का हमने श्रम विभाजन कर दिया, या जैसे आपने देखा होगा कई बार उसमें दिखाते हैं कारों को जब बनाया जाता है तो असेंबली लाइन में ऐसे खड़ा कर दिया जाता है कारों को, मजदूर खड़े हो जाते हैं, असेंबली लाइन में वो कारें चलती रहती हैं, एक एक जो इंजीनियर है या कारीगर है वो उसको अपना अपना काम करता है, फिर वो आगे सरक जाती है। तो जितना उसमें श्रम विभाजन कर सकते थे, उस काम को हम जितने टुकड़ों में बांट सकते थे वो हम बांट चुके हैं, उससे ज्यादा श्रम विभाजन अब नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में अब हम उस परिवर्तनशील कारक का कुशलतम प्रयोग कर पा रहे हैं।
इसके बाद जो अगला हमारा आएगा वो है कारक के घटते प्रतिफल। इसी में हमारा तीसरा है कारक के घटते प्रतिफल। तो पहले इसका अर्थ, परिवर्तनशील कारक का सीमांत उत्पाद घटता जाता है, यानी कि वो जो सीमांत उत्पाद है उसका, यानी कि उसका जो योगदान है वो लगातार कम होता चले जाएगा। जैसे जैसे हम आगे मजदूर लगाते चले जाएंगे तो उसका जो सीमांत उत्पाद है वो घटता चला जाएगा। तो यहाँ पर इस तालिका से इसको समझते हैं हम, भूमि की वही एक एक इकाइयाँ, यानी कि वही हमारे पास एक खेत है, ठीक है। उसी एक खेत पर हम श्रम की इकाइयों को बढ़ा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब कुल उत्पाद 5, फिर 8, फिर 10, फिर 11, फिर 11 और बाद में 10। तो यानी कि कुल उत्पाद में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हो रही, यहाँ तक वृद्धि देखने को मिल रही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर समान हो गया और यहाँ पर कम हो गया। सीमांत उत्पाद की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर तो कुल उत्पाद तो बढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर सीमांत उत्पाद की बात हम करें तो सीमांत उत्पाद देखिए यहाँ पर पहला क्या है 5, क्योंकि पहले जो मजदूर लगाया वो 5, तो उससे 5 का उत्पादन हुआ। दूसरा जब मजदूर लगाया उसी खेत पर तो 8, यानी कि सिर्फ उसने 3 का योगदान दिया। फिर तीसरा मजदूर जब लगाया तो उसने 10, यानी कि 2 का योगदान दिया, 10 में से 2, 8 में 2। चौथा जब मजदूर लगा तो उत्पादन बढ़कर 11 हो गया, और हमारा जो सीमांत उत्पाद है उस चौथे मजदूर का वो सिर्फ क्या है 1, यानी उसने सिर्फ 1 क्विंटल की वृद्धि की। पांचवा जब मजदूर लगाया तो कोई उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले भी टोटल 11 था, अब भी टोटल 11 है, यानी कि उस मजदूर के आने से क्या हुआ, उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ा, उसका कोई योगदान नहीं रहा, वो क्या रहा 0। और जब छठा मजदूर हमने और लगा के देखा तो हमारा उत्पादन बढ़ने की बजाय क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि सीमांत उत्पाद उस व्यक्ति का क्या है -1। पूरा नखिद हम इसको मान सकते हैं कि जिसने हमारे उत्पादन को ही कम करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति की तो, यानी कि अब उसको जो उद्यमी है, वो जो व्यवसायी है, उसको समझ में आ जाएगा भाई ऐसे ऐसे को तो निकालो, ठीक है ना। ये तो उत्पादन बढ़ाने के बजाय हमारे को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अब ऐसा क्यों है वो देखेंगे। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो छठा मजदूर आया, उसने आपस में इनके आगे लड़ाई बजवा दी हो। ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर स्पेस कम हो गया हो, जिसके कारण वहां पे उस स्पेस कम होने के कारण वो काम ठीक से ना कर पा रहे। तो इनमें से कुछ भी वो कारण हो सकता है, ठीक। डायग्राम में अगर हम देखें तो जो कुल उत्पाद है वो ऐसे थोड़ा यहाँ तक बढ़ रहा है घटती दर से, और फिर अधिकतम होकर कम होना शुरू हो चुका है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 11 पे अधिकतम हुआ, पहले ये घटती दर से बढ़ रहा था। घटती दर से बढ़ने का मतलब क्या है, सीमांत उत्पाद लगातार कम हो रहा है। जब सीमांत उत्पाद कम हो रहा है तो इसका मतलब सीमांत उत्पाद कैसा बढ़ेगा, ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ। तो जहां पर ये अधिकतम हुआ वहां पर ये 0 हो गया, जहां पर ये नीचे गिरना शुरू हुआ वहां पर जो हमारा एनपी है, कुल उत्पाद जो सीमांत उत्पाद है वो ऋणात्मक हो गया, नेगेटिव हो गया, जो यहाँ पर -1 है। जब सीमांत उत्पाद 0 है तो 0 के ऊपर जो टोटल हमारा कुल उत्पाद क्या है, अधिकतम है। इस डायग्राम में अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो हमारा ये डायग्राम है, ये यहाँ से लेके हिस्सा है इसका, ये टोटल, इसको हम कहते हैं घटती दर से बढ़ना, ठीक है। यहां पर ये अधिकतम हो जाएगा, उसके बाद ये कम होना शुरू हो जाता है। तो यहां तक ये घटती दर से बढ़ता है, यहां पर फिर ये समान हो जाता है, और यहां पर ये फिर गिरना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये घटती दर से बढ़ना, तो इस दौरान जो सीमांत उत्पाद है वो लगातार गिर रहा है, और जहां टोटल उत्पाद हमारा अधिकतम है वहां पर सीमांत उत्पाद 0 है। तो ये इसकी स्थिति है। ये जो डायग्राम अलग अलग तीनों बने हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि इसी डायग्राम के ये 3 हिस्से हैं, ठीक है। अब इसके कारण क्या है, पहला है उत्पादक के स्थिर कारक। अब जब हम जो परिवर्तनशील कारक है उसको बढ़ाते चले जाएंगे
तो हमारा जो स्थिर कारक है वो तो कम रह जाएगा परिवर्तनशील कारक के मुकाबले में। यानी कि जो अगर हम खेत देखें वो खेत तो कम रह जाएगा अगर हम उस खेत पर मजदूर बढ़ाते चले जाएं, तो खेत तो एक ही है ना, तो उनका जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा, मजदूर ज्यादा होते चले जाएंगे और वो खेत तो एक ही है, तो इसलिए स्थिर कारक कम रह जाएगा परिवर्तनशील कारक के मुकाबले, तो जिसके कारण उनके बीच में जो समन्वयता है वो कम हो जाएगी। दूसरा, अपूर्ण कारक स्थानापन्नता। तो ये जो पॉइंट दिया, ये रॉबिन्स ने दिया, उन्होंने कहा कि साधनों का एक दूसरे की जगह पर प्रयोग करना संभव नहीं है। अब हम ऐसा नहीं है कि मजदूर को खेत बना दें तो जिससे हमारा जो स्थिर साधन है वो भी बढ़ जाए कि भाई एक मजदूर आया ले भाई एक खेत बन गया, ऐसा तो नहीं है। तो अपूर्ण कारक स्थानापन्नता है कि एक दूसरे के जगह पर कारकों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो जिसके कारण जो उनके बीच में जो आदर्श कारक अनुपात है वो जो टूट जाता है और उसके कारण उत्पादन कम होने लगता है, सीमांत उत्पाद गिरने लगता है। तीसरा, कारकों की कम समन्वयता। तो कारकों की कम समन्वयता, जो परिवर्तनशील कारक है उनके बीच में भी जो समन्वय है, स्थिर कारक और परिवर्तनशील कारक के बीच में भी समन्वयता कम हो जाएगी जब परिवर्तनशील कारक बढ़ता चला जाएगा, और परिवर्तनशील कारकों के आपस में भी जो समन्वयता है वो कम होती चली जाएगी क्योंकि भीड़ बढ़ जाएगी। ठीक है, जो श्रम विभाजन है वो अब उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा, तो उन मजदूरों की जरूरत ही नहीं है वहां पे, तो उनके बीच में भी जो समन्वयता है वो अब जबरदस्ती, हम अगर किसी को बीच में जबरदस्ती खड़ा कर दें तो वो एक मजदूर और दूसरे मजदूर के बीच में जो समन्वयता थी पहले श्रम विभाजन के कारण, उस समन्वयता को क्या करेगा, वो डिस्टर्ब करेगा, खत्म करेगा, तो जिसके कारण उत्पादन गिरने लगेगा एक स्टेज के बाद। तो इस प्रकार ये आपके हैं साधन या कारक के प्रतिफल, बढ़ते प्रतिफल, समान प्रतिफल तथा घटते प्रतिफल। तो ये जो सारा जो मैटर है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से आप पीडीएफ लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ जो एक लिंक दिया गया है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं ये हरियाणा बोर्ड और दूसरे बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके बेस के ऊपर ही आपको ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, और 2017, 18, 19 और 20 के जो प्रश्न पत्र हैं वो लगभग इनमें कवर हैं। तो आप इसको पीडीएफ से अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। धन्यवाद।